औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तारीख़ी मकामात के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रतास हुसैन। और आज जिस तारीख़ी मकाम पे मैं आपको लेके आया हूं, ये जगह जहां पे मैं इस टाइम मौजूद हूं, ये रावलपिंडी से तकरीबन कोई 100 किलोमीटर के लगभग फासले पे मौजूद है, जीटी रोड पे, जिसका नाम है दीना। आज यहाँ से मैं आपको लेके चलूँगा किला रोहतास। किला रोहतास एक तारीख़ी किला है जो कि शेर शाह सूरी ने तामीर करवाया था। आज हम चलेंगे, किला रोहतास की सैर करेंगे और उसके बारे में आपको मालूमात फराहम करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जिन साहबान ने अभी तक मेरा ये मालूमाती चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ के साथ बेल आइकन का बटन भी प्रेस कर दें। ये देखें नाज़रीन, अब हम पहुँच चुके हैं किला रोहतास के मेन गेट पे। ये किला रोहतास है जो कि दीना के करीब ही वाक़या है। तकरीबन दीना से कुछ 4 से 5 किलोमीटर के फासले पे ये किला, तारीख़ी किला मौजूद है दीना के करीब, किला रोहतास। और ये उसकी बाउंड्री वाल जो है, पहली दीवार जो है, ये किला रोहतास की है। ये अब आपको दिखाई दे रही होगी। ये किला बहुत बड़ा किला है जो कि शेर शाह सूरी ने मुग़लों के ख़िलाफ़ तामीर करवाया था। अपनी फ़ौज यहाँ पे उसने रखी थी। और ये किले के बाहर एक छोटा सा कब्रिस्तान भी है यहाँ पे, इस गेट के सामने, जिसमें कुछ कब्रें आपको अब ये दिखाई दे रही होंगी। ये किले का एक फ्रंट व्यू है, ये अब आपके सामने है। यहाँ पे बिल्कुल सफाई सुथराई नहीं की गई, झाड़ियाँ उगी हुई हैं। और किले के गेट के साथ एक छोटा सा किसी बुजुर्ग का मकबरा भी यहाँ पे मौजूद है। ये जो सड़क है जो दीना शहर से आती है किले की तरफ, और ये खूबसूरत सरसब्ज और शादाब मकाम पे मौजूद पहाड़ी सिलसिले में ये किला रोहतास। और यहाँ पे किला रोहतास के बारे में एक साइन बोर्ड भी अवेज़ा है, जिसके ऊपर किले रोहतास के बारे में कुछ मालूमात भी दर्ज है और उसका एक नक्शा जो है वो भी बना हुआ है। यहाँ पे ये लिखा हुआ है इस किले के बारे में कि ये किला जेहलम से शुमाल मगरब में ग़ालिबन 16 किलोमीटर लिखा हुआ है, पढ़ा नहीं जा रहा, बहरहाल 16 किलोमीटर के फासले पर वाक़या है। इसे 1542 में फरीद ख़ान अल मरूफ शेर शाह सूरी ने मुग़लों की दोबारा आमद रोकने के लिए यहाँ पे तामीर कराया था। और इसका मुहीत जो है वो 4 किलोमीटर है, यानी ये 4 मुरब्बा किलोमीटर में ये किला मौजूद है। और इसकी दीवार की मोटाई के बारे में लिखा हुआ है कि 12.5 मीटर के करीब है और ऊंचाई 10 से ग़ालिबन 16 मीटर बुलंद है। और इसके 12 दरवाजे हैं। ये देख लें जी, ये उसका जो फ्रंट गेट हम कह लें किला रोहतास का, और ख़ूबसूरत गुलाबी पत्थर को तराश कर ये बनाया गया है। ये उसका दाखिली दरवाज़ा है किला रोहतास का। यूँ तो वैसे इसके बहुत सारे दरवाजे हैं, 12 दरवाज़ों के बारे में लिखा गया है, लेकिन जो फ्रंट की जानब से दरवाज़ा है वो यही है। अगर हम दीना शहर से आएँ इस तरफ तो पहला दरवाज़ा हमें यही मिलेगा। दरवाजे के साथ ये छोटी सी एक मस्जिद के आसार भी यहाँ पे दिखाई देते हैं। और यहाँ पे छोटे छोटे ये बने हुए हैं, ग़ालिबन शायद यहाँ पे कोई निगहबान उस दौर में ठहरते होंगे, किले के पहरेदार होंगे उस दौर में जो यहाँ पे ठहरते होंगे। ये देख लें। अंदर आने के बाद नाजरीन हमें उसी तर्ज का एक और भी यहाँ पे गेट दिखाई देगा। ये देखें किस कदर खूबसूरत इस पे लिखा हुआ है, अल्लाह ताला का पाक नाम इस पे लिखा हुआ है, जो आज कई सदियां गुजरने के बावजूद भी ये यहाँ पे साफ पढ़ा जा सकता है। ये अब देख लें, ये वही गेट मैं दोबारा आपको दिखा रहा हूँ जिससे हम यहाँ पे इंटर हुए थे। और उसके साथ जो छोटी सी मस्जिद है वो भी आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी। पहले दरवाजे से दाखिल होने के बाद फ़ौरन ही यहाँ पे इसका दूसरा दरवाज़ा आ जाता है। और ये उस किले के हम सहन में आ चुके हैं, जिसका सेंटर हम बोलेंगे, उस सेंटर में हम मौजूद है इस किले के बारे में। ये उसका दरमियान वाला किले का हिस्सा है। यहाँ पे नाजरीन आबादी है
और यहाँ पे लोगों के घर हैं, लोगों की रिहाइशें हैं। इस किले के अंदर लोगों ने बाकायदा तौर पर रिहाइशें रखी हुई हैं। ये उस किला रोहतास के जो नक्शा है वो यहाँ पे बनाया गया है, जिसमें उसके मुख्तलिफ दरवाज़े, काबली गेट, शाही बावली, शीशी गेट और लंगर खानी गेट, तलाकी गेट, बादशाही मस्जिद, गुड्डे वाला गेट, ये जितने भी यहाँ पे मशहूर चीज़ें हैं, जगहें हैं, उन सब के बारे में यहाँ पे निशानदही की गई है और उसके बारे में बताया गया है। नाजरीन, किला रोहतास के बारे में मैं आपको मुख्तसर मालूमात फराहम करता चलूँ कि किला रोहतास जो है ये जनूबी एशिया का सबसे बड़े किलों में इसका शुमार होता है। बरे सगीर पाको हिंद में खालिस्तान ये फ़ौजी फ़न तामीर का एक अजीम शान और मुनफरिद नमूना है। शेर शाह सूरी, जिसका असल नाम फरीद ख़ान था, उसने इस किले की तामीर का हुक्म 948 हिजरी बामुताबिक 1541 ईस्वी में टोडो रमल खत्री और शाहू सुल्तानी को इसका हुक्म दिया था कि ये किला यहाँ पर तामीर किया जाए। ये किला 1548 में 7 साल के मुख्तसर अरसे में मुकम्मल हुआ। इलाकाई तौर पर शेर शाह सूरी का ताल्लुक़ अफ़गानिस्तान के मशहूर इलाका रवा से था। उसका दादा इब्राहिम सूरी अपने बेटे हसन खान सूरी के साथ बहलोल लोधी के 1551 में उसकी दरख्वास्त पर हिंदुस्तान आया और तरनोल के पुरगंदा इलाके में आबाद हुआ। शेर शाह सूरी, जिसने सूरी ख़ानदान की बुनियाद रखी, 1486 में ससराम में इंडिया में पैदा हुआ, जबकि उसकी वफ़ात 1545 में कलंजर की जंग में हुई। शेर शाह सूरी ने कुछ अरसा जलाल खान, इब्राहिम लोधी, बहार खान लोहानी और मुग़ल शहनशाह ज़हीरुद्दीन बाबर के लिए खिदमात भी सर अंजाम दी और उसके बाद उसने अपनी काबिलियत के बल बोते पर बिहार और बंगाल का इंतज़ाम संभाला और दिल्ली की तरफ पेशकदमी की। और फिर उसके बाद उसने 1539 में शहनशाह हुमायूं को चौंसा और कनूज की लड़ाइयों में शिकस्त दी। मुख्तलिफ इलाकों पर कब्जा करने के बाद जब शेर शाह सूरी इस अहम मकाम पर पहुंचा तो उसने यहाँ पर एक देवकामत किले की तामीर का हुक्म दिया, जो कि अब आपके सामने है, जिसका नाम किला रोहतास है। इस किले की तामीर का बुनियादी मकसद मुग़ल बादशाह शहनशाह हुमायूं, जो शिकस्त के बाद ईरान की तरफ भाग गया था, उसकी मुमकिना वापसी और कश्मीरियों और गखड़ों, जो मुग़लों के पुराने दोस्त थे, उन पर नज़र रखना था। इसलिए ये किला तामीर किया गया था। ये एक अजीम शान किला था और ये इसकी फसील जो है 30 फीट से 40 फुट तक भी चौड़ी है, जबकि 50 फुट और 80 फुट तक भी ऊंची है मुख्तलिफ जगहों पे। इस फसील में मजबूती के लिए 72 बुर्ज और बहुत सारे दरवाजे हैं और बेशुमार कुंगरे बनाए गए हैं, जिनमें से तीर अंदाजी, तोपचियों और गर्म पानी उंडेलने वालों के लिए ख़ास सुराख भी मौजूद हैं। इस किले में अंदर जो है एक दीवार भी तामीर की गई है, जिसमें से किले को 2 हिस्सों में तकसीम किया गया है, जिसमें ऊपर वाला मगरबी हिस्सा, जो कि ज़्यादातर शाही ख़ानदान के लिए इस्तेमाल में रहा है, जिसको अंदर कोट कहलाता है, जबकि किले का एक बालाई हिस्सा, बैरूनी हिस्सा भी है, जो सिपाहियों और दीगर लोगों के लिए यहाँ पे उसमें रिहाइश रखी जाती थी और वो यहाँ पे होते थे। और इसके साथ साथ यहाँ पे 2 और रिहायशी इमारतें हैं, वो भी बहुत मशहूर हैं, जिनमें एक हवेली मान सिंह और एक रानी महल शामिल है। इसके साथ साथ किले में पानी की ज़रूरत पूरे करने के लिए यहाँ पे बड़े जो है कुएं भी, 3 अदद जो सीढ़ियों वाले कुएं जो हैं वो भी यहाँ पे मौजूद हैं बड़े। वो भी चल के आपको मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें नाजरीन, ये एक बहुत बड़ा कुआं है। इसको कुआं भी हम कह लें और हुर्फ़ आम में इसको बावली भी बोलते हैं। ये देख लें, बहुत ही गहरा और बहुत ही बड़ा कुआं है और इसकी तह में हल्का हल्का सा जो है पानी भी के आसार भी दिखाई दे रहे हैं। ये देख लें, उसकी तह जो है उसमें पानी के थोड़े से आसार भी दिखाई दे रहे हैं और ये स्क्रीन पे शायद आपको इसका अंदाज़ा ना हो कि ये कितना बड़ा है और इसका जो घेरा है कुएं का वो कितना बड़ा है, यहाँ से आपको शायद महसूस ना हो, लेकिन ये एक बहुत बड़ा ही कुआं है। और ये उसके साथ साथ आप देखें, इस कुएं में नीचे जाने के लिए एक रास्ता बनाया गया है, जिसमें लातादाद सीढ़ियाँ हैं
अभी मैं आगे चल के आपको वो जगह भी दिखाऊंगा जहाँ से नीचे उतर के जाके इस कुएं से पानी भर के लाया जाता था। ये अब आप देख लें, आपकी आंखों के सामने है ये कुएं का बाहर वाला हिस्सा। ये बहुत बड़ा घेरा है इस कुएं का और ये किले में मौजूद है उसी दौर का कुआं। ये देख लें अब एक और व्यू से जो सीढ़ियां नीचे जा रही हैं इस कुएं की तह में उतरती हैं। ये देख लें अब ये सीढ़ियां हैं जो किले में नीचे की तरफ जाते, इसमें कुएं में नीचे की तरफ उतर रही हैं। इससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये कितना गहरा कुआं है। ये देख लें सीढ़ियों की तादाद आपको मजीद आगे यहाँ से दिखाई नहीं दे रही। दूसरे रुख से जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस कदर गहरा कुआं है। ये देख लें, ये अब मैं आ गया हूँ उस दूसरे एंगल से जिससे मैं आपको दिखाऊंगा कि ये किस कदर गहरा कुआं है। ये देख लें सीढ़ियां नीचे जा रही हैं। ये वो सीढ़ियां हैं जो नीचे की तरफ उतर रही हैं इस कुएं में। अभी हम चलेंगे, आपको मैं ये नीचे से ये सीढ़ियां भी दिखाऊंगा। और ये सीढ़ियां जो हैं इनके बारे में बताया जाता है कि बादशाह के जो सिपाही होते थे वो बैक वक्त सैकड़ों की तादाद में नीचे उतरते थे और पानी भर के लाते थे। एमरजेंसी की सूरत में एक ही वक्त में यहाँ पे बहुत सारे लोग पानी लेने के लिए नीचे उतर सकते थे। ये अब आपको नजर आ रहा होगा नीचे जाने वाला रास्ता, जिसको हम कुआं भी कहते हैं और बावली भी इसको बुलाया जाता है। ये देखें जी, और इसकी जो दाएं और बाएं जानब के नीचे उतरने का रास्ता है उस पे ईंटें, पुख्ता ईंटें लगाई गई थी, जिनमें से जगह जगह से ईंटें जो है उखड़ चुकी हैं और ये उसके कच्ची मिट्टी जो है वो बाहर से यहाँ पे अब आपको दिखाई दे रही होगी। और साथ के साथ जो पक्की ईंटें थी पुख्ता, वो भी उनकी चुनाई भी आपको नज़र आ रही होगी, जिनमें जगह जगह से दरारें पड़ चुकी हैं। वक्त गुजरने के साथ ऐसा ऐसा ये भी खस्ता हाली की तरफ गामजन है। ये अब नीचे उतरते जा रहे हैं हम। और ये देखें आप किस कदर आसान रास्ता बनाया गया था कुएं से नीचे से पानी भर के लाने के लिए। उस दौर में भी देख लें किस कदर आसानियां बनाई गई थी कि भी पानी भरते वक्त कोई मुश्किल का सामना ना करना पड़े, बजाय ऊपर से डोल खींचने के लिए बजाय। ये देखें, ये अब यहाँ पे नीचे ही जाकर पानी भर के लाया जाता था, क्योंकि यहाँ पे हज़ारों की तादाद में फ़ौज होती थी, तो उसके लिए डोल के साथ पानी पूरा करना बहुत मुश्किल होता था। लिहाजा उसके लिए इस किस्म के ये कुएं बनाए गए थे जिनमें नीचे से जाके ही पानी भर के लाया जाता था। और ये देख लें पुख्ता दीवार आज भी उसकी मौजूद है। और ये नीचे की तरफ जाता हुआ रास्ता, कुएं की तह की तरफ जाता हुआ ये रास्ता है। ये अब मैं बिल्कुल उसके तह के करीब पहुंच चुका हूं। और ये अब आपको नज़र आ रहा होगा कुएं में थोड़ा सा पानी के आसार भी बाकी हैं। अब हम ये नहीं जानते कि ये कुएं के असली अपने पानी के आसार हैं या यहाँ पे बारिशों का पानी जो है वो यहाँ पे इकट्ठा हो गया। कुएं में अंदर जो थी ईंटें पक्की लगी हुई थी वो भी गिर चुकी हैं और सिर्फ कच्ची दीवार ही उसकी बाकी है। इसके अंदर खड़े हों तो ये देखें, आपको यूँ महसूस होगा जैसे हम किसी सुरंग के अंदर खड़े हैं और यूँ लग रहा है जैसे चाँद हो ऊपर की तरफ। ये देखें, बिल्कुल यूँ लगता है जैसे चाँद आसमान पे दिखाई दे रहा हो, हालांकि ये ऐसा नहीं है। ये कुएं के अंदर खड़े होके हम ऊपर की जानब देखें तो हमें इस तरह महसूस होता है। ये देख लें, कुएं में जो पुख्ता ईंटें लगाई गई थी वो कब की ही यहाँ से गिर चुकी हैं और ये कच्ची दीवार ही बाकी रह गई है कुएं की, जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि अगर इसकी मुरम्मत ना की गई, इसकी मुनासिब देखभाल ना की गई तो ये कब ज़मीन बोस हो जाए। ये देख लें, पानी भी इसमें थोड़ा सा नज़र आ रहा होगा आपको। और ये कच्ची मट्टी जो है जिस पे लोग आते हैं अपने नाम खोद जाते हैं। ये देख लें, अब ये एक दफ़ा फिर मैं बैरूनी तरफ से आपको ये मंजर दिखा रहा हूँ और कुएं की गहराई देखें किस कदर गहरा ये कुआं था। ये देख लें आप, ये किला रोहतास का कुआं। और ये एक मंदिर के आसार भी यहाँ पे हैं। और ये उसके साथ साथ कुएं के जो खुंगरे हैं ये भी आपको दिखाई दे रहे होंगे, किले के जो दीवारों के खुंगरे हैं
یہ دیکھ لیں، ان پہ سے تیر اندازی کی جاتی تھی اور یہاں سے بیرون فوج جو ہوتی تھی اس پہ بھی گرم جو تھا آئل انڈیلا جاتا تھا۔ اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہوگا، اس کے بارے میں بتایا کہ یہاں پہ رانی محل ہے اور یہ سرسبز و شاداب قلعہ، یہ قلعے کے دیکھیں منظر، خوبصورت پہاڑی مقامات پر بنایا گیا یہ خوبصورت قلعہ روہتاس۔ اور قلعہ روہتاس میں موجود یہ بوہڑ کے درخت، قدیم صدیوں پرانے درخت، ایک عجیب سے تاثر ان درختوں کو دیکھ کے محسوس ہوتا ہے، ایک ویرانی کا، ایک خاموشی کا تاثر ان کو دیکھ کے ملتا ہے جب بھی ہم بوہڑ کے درخت دیکھتے ہیں۔ ایک اداسی سی چھائی ہوتی ہے، یوں لگتا ہے ان درختوں پہ۔ اور جہاں پہ بھی ہم تاریخی مقامات پہ گئے ہیں تو اکثر ہمیں بوہڑ کے درخت بھی وہاں پہ دیکھنے کو ملے ہیں۔ یہ اس عمارت کے بارے میں ہمیں مقامی گائیڈ نے بتایا ہے کہ یہ ایک ان کی عدالت تھی، یہاں پہ جہاں پہ عدالت لگا کرتی تھی، یہ اس کے آثار تھے۔ اور عدالت کے ساتھ ہی پھانسی گھاٹ بھی ہے موجود یہاں پہ، اور اس کے ساتھ ساتھ حویلی مان سنگھ وہ بھی یہاں پہ موجود ہے، حویلی مان سنگھ، حویلی مان سنگھ۔ اور یہ ساری چیزیں قریب قریب ہیں، جو عدالت کا منظر ہے وہ بھی اس کے قریب تھا عدالت۔ اور یہ پھانسی گھاٹ جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہاں پہ جو مجرم ہوتے تھے ان کو سزائے موت تختہ دار پہ یہاں پہ لٹکایا جاتا تھا۔ ان سیڑھیوں پہ خدا جانے کتنے یہاں سے اپنے پاؤں پہ چڑھ کے گئے ہوں گے اور واپسی پہ ان کی لاش لائی گئی ہوگی۔ ان میں سے پتہ نہیں کتنے بے گناہ ہوں گے اور کتنے گناہ گار، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ یہ دیکھ لیں خوبصورت منظر قلعہ روہتاس کا۔ ناظرین، ان سب چیزوں کو دیکھ کے انسان کو اس چیز سے سبق حاصل کرنا چاہیے کہ جتنے بھی بڑے شہنشاہ تھے، جتنے بھی بڑے بادشاہ تھے، حاکم تھے، حکمران تھے، آخر وہ سب کو یہاں سے اس دنیا کو چھوڑ کے جانا پڑا، اور ان کے بنائے ہوئے محل اور ان کی بنائے ہوئے عمارتیں، ان کے بنائے ہوئے قلعے آج کس طرح شکستہ حالی کا شکار ہیں۔ جو یہاں پہ کسی زمانے میں حکمران تھے، آج یہاں پہ ہر آدمی آ سکتا ہے اور جا سکتا ہے، لیکن جو ان کی شان و شوکت تھی وہ صرف ظاہری شان و شوکت تھی، اور صرف باقی رہنے والی ذات صرف اللہ پاک کی ذات ہے جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ یہ دنیا عارضی دنیا ہے اور ہم سب نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ اصل چیز یہ ہوتی ہے ان مقامات سے نصیحت حاصل کرنے کی اور انسان کو اپنا آپ پہچاننے کی۔ اس کے ساتھ ہی ناظرین، میں آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گا، پھر انشاءاللہ کسی اور تاریخی مقام پہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان رتاس حسین کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، رب رکھا۔